नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज तो आपकी टॉपिक वाइज है। दोस्तों, आज हमने इसमें टॉपिक डीसी जनरेटर से लिया है, जो कि दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, जो बार्क की वैकेंसी आ गई है, आप उसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना, जो कि उसका मान लो उसका नोटिफिकेशन देख लेना। जिस हिसाब से वो बोला है उस हिसाब से आप अप्लाई कर देंगे। और उसमें दोस्तों एज का क्राइटेरिया बहुत कम रखा गया है, ये थोड़ा कम सही लग रहा है। बहुत लोग ऐसे ही छट जाएंगे। चलिए खैर, हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, डीसी धारा जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश डैश द्वारा निर्मित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्मेचर की धारा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं, डीसी धारा जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर में भार धारा द्वारा प्रभावित होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के दो घटक होते हैं, जैसे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। ये दोनों प्रक्रिया होती हैं और इनका आप फार्मूला भी ध्यान रखेंगे, जो कि दोनों का दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक दिष्ट धारा यानी डीसी मशीन में ब्रश पर स्प्लिगन का सबसे संभावित कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों आर्मेचर में खुली कुंडली, अंतराध्रुव यानी इंटरपोल और गलत ब्रश स्प्रिंग दाब, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि देख सकते हैं आप, ब्रशों पर स्पार्किंग के प्रमुख कारणों में आर्मेचर में खुली कुंडली, खराब इंटरपोल्स और गलत ब्रश स्प्रिंग दाब हो सकते हैं। डीसी मशीन में ब्रश प्रायः कार्बन के बनाए जाते हैं, जिससे कि स्फुलिगन कम होती है। और डीसी मशीन में ब्रश को कम्यूटेटर पर लगाया जाता है, जो कि दोस्तों जान सकते हैं आप। अगला प्रश्न, डिश धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, और इसमें दोस्तों हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे कि दोस्तों डिश धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तक प्रक्रिया में मुख्य रूप से चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा व्युत्क्रमित हो जाती है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें कॉइल धारा का उल्टाव से आईसी यानी कम्यूटेटर और ब्रशेज की सहायता से होता है, दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन कहलाता है। चलिए और जानते हैं, जैसे कि दोस्तों धारा का आई प्लस आईसी से माइनस आईसी होने से जो समय लगता है उसे कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। कम्यूटेशन के पुअर होने से ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य स्पार्किंग होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, डिश धारा मशीन का आर्मेचर डैश डैश से बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिलिकॉन स्टील से बना होता है, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों डीसी मशीन का आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है। आर्मेचर जो होता है वो घूमता है, इसीलिए इसे रोटेटिंग पार्ट इसे माना जाता है। और आर्मेचर में स्लॉट बने होते हैं, जिसमें आर्मेचर कोर पंच्ड की जाती है, जिससे आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। अगला पॉइंट है आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन द्वारा बनाया जाता है, ताकि भार धारा हानि को कम किया जा सकता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि देख सकते हैं आप, डिश धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में थोड़ी कमी आती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी बनाया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो कि दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, अभिलक्षण से स्पष्ट है कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
चलिए अगला पॉइंट है, डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों के बहुत सारे टर्न से मिलकर बना होता है जिससे का प्रतिरोध उच्च होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर यदि जेड बराबर, ये मतलब यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पोल की संख्या, तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। आप सभी को पता होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि जेड अपान पी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि जेड आर्मेचर की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है, पी पोल्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों किसी समांतर पथ में आर्मेचर की संख्या जेड अपान पी होती है और लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या ए मशीन के पोल्स की संख्या के बराबर होती है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, लैप वाइंडिंग और समांतर पथों की संख्या बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होती है, चाहे उसमें कितने भी पोल्स क्यों ना हो, इसमें हमेशा 2 ही होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग डेड डैश को कम करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि भावर हानि, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं, एक मशीन के कोर के लिए पटलित का उपयोग भावर धारा हानि यानी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, डीसी मशीन के आर्मेचर कोर को लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील द्वारा किया जाता है जिसकी मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.50 mm तक होती है और लेमिनेशन वार्निश द्वारा एक दूसरे से विद्युत रोधित यानी इंसुलेटेड रहती हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जानकारी है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 4 पोल लैप कुंडलित दिष्ट धारा शंट जनरेटर में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है जिनमें से प्रत्येक 0.004 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। चलिए हम बताते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों एक टर्न का प्रतिरोध देख सकते हैं इतना दिया गया है, और दोस्तों प्रति समांतर पथ का प्रतिरोध यहाँ पर इसका गुणा इसका गुणा इससे करा देंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जान सकते हैं आप 55 गुणे 0.04 इससे गुणा करा देंगे, आपका 0.220 ओम आ जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम आगे चलेंगे, जैसे कि कुल आर्मेचर प्रतिरोध बराबर प्रति समांतर पथ प्रतिरोध अपान समांतर पथों की संख्या, इससे इसका भाग दे देंगे, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा जो कि देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर जान सकते हैं आप, दिष्ट धारा मशीन में दिक् परिवर्तक खंड डेड डैश से बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि कठोर कर्षित यानी हार्ड ड्रॉन तांबा से बने होते हैं, जो इसका सही उत्तर है। चलिए अगला पॉइंट है, जैसे कि कम्यूटेटर डीसी मशीन के आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है, इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं क्योंकि यह एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलता है, और कम्यूटेटर से ब्रशेस जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक दिक् परिवर्तक में खंडों की संख्या डेड डैश की संख्या के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि आर्मेचर कुंडली के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, डीसी मशीन में आर्मेचर उसका घूमने वाला भाग होता है जिसमें वाइंडिंग होती है, और कम्यूटेटर आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, इसमें मैकेनिकल रेक्टिफायर का कार्य करता है। यह एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है, और कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न, एक कुंडली मतलब एक दिष्ट धारा सीरीज मशीन में डेड डैश वाली क्षेत्र कुंडलियां होती हैं। सही उत्तर आप सभी को पता होगा जो कि दोस्तों सीरीज जनरेटर जो होता है उसमें मोटे तार और कुछ लपेटे होते हैं, बाकी जो शंट होता है उसमें बहुत पतले तार होते हैं और अधिक टर्न की संख्या उसमें रखी जाती है। चलिए इसमें दिया भी गया है, चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों डीसी सीरीज मशीन में क्षेत्र कुंडलियां जिसे सीरीज क्षेत्र कहते हैं
को मोटे तारों के कुछ फेरों द्वारा बनाया जाता है, जिससे सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होता है तथा यह आर्मेचर के सीरीज से जुड़ा रहता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा है। चलिए, और हम शंट की बात कर लेते हैं। जबकि शंट मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों से बहुत ज़्यादा फेरों की संख्या से बनाया जाता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और यह आर्मेचर से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 6 पोल लैप कुंडली जनरेटर में 300 कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनरेटर की जनित वोल्टता क्या है? चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों, पोल की संख्या दी गई है, कंडक्टर की संख्या दी गई, वोल्टेज दिए गए, ये सारे मान दिए गए हैं। चलिए हम इसमें फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समांतर पथों की संख्या, पोलों की संख्या हमेशा बराबर होती है, जो कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे। जैसे कि चालक निकालेंगे, 300 में 6 का भाग दे देंगे तो आपका 50 चालक आ जाएगा। फिर दोस्तों 50 चालक में जनित वोल्टता जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, 50 का 5 में गुणा कर देंगे, आपका 250 वोल्ट आ जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसमें जो चालक आया उसको 5 से गुणा कर देंगे, आपका उत्तर निकल कर 250 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि फिर से सवाल है। दोस्तों इन सवालों को आपको हल करना है, जो कि हम आपको बता देते हैं। एक शंट जनरेटर में 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम के जनित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? चलिए दोस्तों, चलिए हम इसमें पहले इसको हल करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, वोल्ट दिया गया है और एम्पियर दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, ये सारा मान दिया गया है। चलिए हम आपको हल करके बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों वोल्टेज का मान और धारा का मान और आर्मेचर प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध पूरा मान दिया गया है, हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, शंट पहले निकालेंगे तो आई बराबर वी अपान आर होता है। जैसे कि वी दिया 250 और आर यहाँ पर दिया गया है 50 शंट प्रतिरोध, जो यहाँ पर निकालेंगे, इसको भाग दे देंगे तो आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। फिर दोस्तों आर्मेचर धारा निकालेंगे, शंट और लोड दोनों जोड़ देंगे तो आपका आर्मेचर धारा जो 200 निकल कर आ जाएगी। फिर दोस्तों विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, जो कि वी प्लस आई वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा और आर्मेचर इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। यहाँ पर इसका मान रख देंगे। जैसे कि वोल्टेज का मान 250 है और आर्मेचर धारा का मान 200 और आर्मेचर प्रतिरोध का 0.02 ओम है। यहाँ से इसे गुणा कर देंगे, फिर दोस्तों इसका इतना आ जाएगा, फिर इसे जोड़ देंगे तो आपका 254 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 254 वोल्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वह प्रक्रिया जिसमें ब्रशों द्वारा कुंडली को लघु पतित करने के समय कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है, हम इसे जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कम्यूटेटर को ब्रश की सहायता से कॉइल करंट का उल्टाव यानी रिवर्स को कम्यूटेशन कहते हैं। यदि कम्यूटेशन पुअर है तो ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य स्पार्किंग होगी और कम्यूटेटर सरफेस खराब होने लगता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अग्र अंतराल यानी फ्रंट पिच कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर कुंडली पर विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को अग्र अंतराल कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में इसे हम कम्यूटेटर के सिरों पर संयोजित प्रथम कुंडली या द्वितीयक चालक तथा द्वितीय कुंडली के प्रथम चालक के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहते हैं, और यह आर्मेचर चालकों के पदों में मापा जाता है। अगला प्रश्न, कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से कॉइल करंट का उल्टाव यानी I प्लस IC यानी कॉइल करंट और
माइनस में कॉइल करंट का उल्टा यानी रिवर्स को कम्यूटेशन कहते हैं, जो कि इसका देख सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि देख सकते हैं आप। मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पैकिंग स्ट्रिप कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर डेड डैश में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। इसका कार्य डीसी मोटर के लिए डीसी को एसी में परिवर्तित करना तथा डीसी जनरेटर के लिए एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है। कम्यूटेटर को यांत्रिक डिस्टकारी यानी मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल अभ्रक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों सवाल है, जो कि दोस्तों आपको हल करना है। जैसा कि हम बात कर लेते हैं, इसमें 100 खांचों वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव यानी 10 पोल तरंग यानी वेव लेपित जनित्र यानी जनरेटर को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। प्रति ध्रुव अभिवाह इतना दिया गया, यानी आपका दिया गया यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर हल कर ले सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पहले हम जेड बराबर निकालेंगे। जेड निकालने के लिए हमें ये खांचों की संख्या और यहाँ पर प्रति खांचा इसको गुणा कर देंगे, आपका 1000 जेड आ जाएगा। जेड बराबर 1000, फिर पोल्स की संख्या दी गई है 10 और घूर्णन की संख्या 1200 है। हमें फाई का मान दिया गया है 0.01 वेबर। फार्मूला लगाएंगे, विद्युत वाहक बल बराबर P जेड एन अपान 60A। यहाँ पर ए बराबर, जो कि यहाँ पर देख लेंगे, तरंग के लिए हमेशा हम 2 रख दें, यानी वेव के लिए हमेशा 2 रखा जाता है। अगर यहाँ पर लैप होता है तो समांतर पथों की संख्या जितनी होती है उतने पोल्स की संख्या हम रखते हैं, यानी जितनी पोल्स की संख्या उतने समांतर पथों की संख्या रखते हैं। यहाँ पर तरंग है तो इसलिए यहाँ पर 2 रखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर इस फार्मूले पर यहाँ पर पूरा मान रख देंगे। जैसे कि दोस्तों P बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 10 रखा गया, फाई बराबर ये रख दिया गया और N बराबर 1200 रख दिया गया। जेड बराबर 1000, यहाँ पर अपान में 60 गुणे 2 यानी ए का मान 2 रख दिया गया, यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका 1000 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि दोस्तों डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों ताम्र हानि भी होती है, लौह हानि भी होती है, यांत्रिक हानि, ये सारी हानियां होती हैं। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर का खुला परिपथ अभिलक्षण उसका डेड डैश अभिलक्षण भी कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि चुंबकीय अभिलक्षण, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यह क्षेत्र धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच खींचा जाता है, जबकि आंतरिक अभिलक्षण प्रेरित वोल्टेज को और आर्मेचर धारा के बीच खींचा जाता है। बाह्य अभिलक्षण टर्मिनल वोल्टेज और भार धारा के बीच खींचा जाता है। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डेड डैश से उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्षेत्र और आर्मेचर धारा दोनों से उत्पन्न होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया क्षेत्र और आर्मेचर धारा से उत्पन्न होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया 2 प्रकार की होती है, जैसे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका सवाल है, जैसा कि दोस्तों आपको इसे पढ़ना है, फिर बाद में आपको इसे वीडियो को रोक कर हल करना है। अगर आपसे हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हल होता है तो वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए अगला, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, एक चतुर्ध्रुवी जनरेटर यानी 4 पोल यानी 4 पोल जनरेटर जिसमें तरंग यानी वेव कुंडली आर्मेचर वेव बाउंड आर्मेचर घुमावदार होता है, उसमें 51 स्लॉट होते हैं। प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक यानी 20 कंडक्टर होते हैं। प्रति ध्रुव फ्लक्स का मान इतना 7 मिली वेबर होगा। तो 1500 आरपीएम पर संचालित होने पर मशीन में उत्पन्न वोल्टता क्या होगी? चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं,
पूरा मान दिया गया, जैसा कि दोस्तों फ्लक्स का मान यहाँ पर दिया गया है जो कि दोस्तों, और जेड का मान वहाँ से हम 51 गुणे चालक की संख्या यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 20 दिया गया चालक की संख्या, यहाँ पर 51 से गुणा कर देंगे 20 का, आपका जेड बराबर आ जाएगा। फिर रोटर की घूर्णन गति दी गई है 1500 और पोल दिए गए हैं 4। सिंपल सा है, जनरेटर ईएमएफ हमें निकालना है और नंबर ऑफ पैरेलल पथ की संख्या यानी इसकी 2 दी गई है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे 5ZNP/8A, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान रखा गया, फिर भाग दे दिया गया, आपका 357 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर विभाग ने तो गलत दिया है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 357 वोल्ट। हल करने पर आता है, क्या आपका भी 357 वोल्ट आया? आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसे डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि बूस्टर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन की सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसे बूस्टर कहते हैं। बूस्टर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर कुंडलन में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करना तथा उसे बाह्य परिपथ में भेजना है, ये इसका इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों अगला पॉइंट है, ब्रश का कार्य दिक् परिवर्तक में विद्युत धारा एकत्र करके उसे बाह्य परिपथ में भेजना होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है? आप सभी को पता होगा जो कि दोस्तों टेप चेंजर नहीं है, जबकि आर्मेचर कम्यूटेटर ब्रश होते हैं। टेप चेंजर जो होता है दोस्तों ये आपका ट्रांसफार्मर में लगता है, जो कि आप जान सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि टेप चेंजर डीसी मशीन का भाग नहीं या ट्रांसफार्मर का भाग है। डीसी मशीन में कुछ महत्वपूर्ण भाग निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, स्टेटर, रोटर, मुख्य ध्रुव, पोल, साइड कवर, फ्रेम, टर्मिनल बॉक्स, शाफ्ट कम्यूटेटर, लेमिनेटेड कोर, बियरिंग, प्लेट, ब्रश होल्डर, ब्रश रॉकर, आर्मेचर वाइंडिंग, फैन ब्लेड और बियरिंग, ये सारे चीज़ होते हैं जो कि आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतने प्रश्नों के लिए, जो कि दोस्तों आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने रखा है, और दोस्तों इसकी सीरीज हमने चालू कर दी है। और दोस्तों जो बार्क की वैकेंसी आ गई है, इसमें सभी लोग अपना फॉर्म जरूर भर देना, जो कि डेट जैसे ही ऑन होती है वैसे ही आप इसमें फॉर्म जरूर भर देना। और दोस्तों इसके लिए तैयारी हमने करवा रखी है, जो कि दोस्तों हमने 42 वीडियो मतलब 41 वीडियो हमने इसमें करवा दिया। वहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी सिंगल सा भी आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने एक ही वीडियो में 150 प्रश्नों को रखा है। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक ही वीडियो में हमने 150 प्रश्न रखा है जो कि सभी टॉपिक से संबंधित हैं। और दोस्तों शुरुआत की वीडियो में हमने सभी टॉपिक से लिया है, फिर दोस्तों जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो ऑलरेडी पहले ही वीडियो में ख़त्म हो चुके। फिर दोस्तों हमने सभी में 150 रखा है क्वेश्चन, उसमें जो बड़े टॉपिक है वहाँ से ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश की है उस वीडियो में। अगर आप वहाँ से पढ़ते हैं तो मान लो आपका कोई भी सिंगल सा भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।